नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। बात करते हैं अर्जेंटीना पुलिस ने वाइस प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिस पर बंदूक तानने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने वाइस प्रेसिडेंट को जान से मारने की मंशा से ऐसा किया था। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने कहा, हमलावर ने जिस बंदूक से हमला करने की कोशिश की उसमें 5 गोलियां थी। वह ट्रिगर फंस जाने की वजह से गोली नहीं चला पाया, इसलिए क्रिस्टीना की जान बच गई। घटना गुरुवार रात की है। क्रिस्टीना अपने घर के बाहर समर्थकों के बीच मौजूद थी। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर बंदूक तान दी। आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अर्जेंटीना के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने लोकल बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमलावर ने वाइस प्रेसिडेंट को चेहरे के बहुत पास गन तान दी थी। घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई। जैसे ही संदिग्ध क्रिस्टीना के सामने आया, उसने सिक्योरिटी गार्ड हरकत में आए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हुई है। गन भी असली थी या नकली, इसकी जांच नहीं जा रही है। पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नेवी को सौंप दिया है। कोच्चि में एक कार्यक्रम में पीएम ने आईएनएस विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय की साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहे आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है और विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। उसके सिवा विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिग्गज है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव के अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। मोदी ने कहा, आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्व से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संशोधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसका एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबरा रहते थे, इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय पर ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को अपदशीय नेता आंग सान सू की एक चुनाव में धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी पाया। इस मामले में अदालत ने उन्हें 3 साल जेल की कड़ी सजा सुनाई है। सूकी को फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद से हिरासत में लिया गया था और उन्हें पहले ही भ्रष्टाचार और उकसावे सहित कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस फैसले से सूकी की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा है, क्योंकि सरकार ने नए चुनाव से पहले इसे भंग करने की बात कही थी। सेना ने 2023 के चुनाव में कराना का वादा किया है। सूकी की पार्टी ने 2020 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की, लेकिन म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को सूकी की चुनी हुई सरकार से सत्ता हथिया ली, यह कहते हुए कि उसने कथित तौर पर चुनाव में धोखाधड़ी की है। इसके साथ ही सूकी की पूर्व सरकार के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने भी 3 साल की जेल की सजा मिली है। इससे पहले म्यांमार की एक अदालत ने सूकी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था और कुछ 17 साल की सजा सुनाई थी। बात करते हैं भारतीय नौसेना को गुलामी के निशान से आखिरकार आजादी मिल गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के ध्वज के नए निशान का अनावरण कर दिया है। नौसेना के नए ध्वज से क्रॉस को हटा दिया गया है। पीएम मोदी ने हाल ही 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारत का सपना वह देख रहे हैं। वही सपना हकीकत में बदलता होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी नए निशान का अनावरण कोच्चि में किया गया। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ चीजों में गुलामी के दिनों की छाप नजर आ जाती है। मोदी सरकार की कोशिश इस छाप को मिटाने की है। देश के आजाद होने के बाद भारतीय सेना ने ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे और बेस की इस्तेमाल होता रहा। 26 जनवरी 1950 को ध्वज के पैटर्न में सिर्फ भारतीय कृत में बदला गया था। ध्वज में यूनियन जैक को तिरंगे से बदल दिया गया था। जॉर्ज फ्रांस को हुबहू छोड़ दिया गया था, अब इसी को बदल दिया गया है। अगली खबर गुजरात से आ रही है। पुलिस ग्रेड पे को लेकर गुजरात सरकार फिर से नाराजगी का सामना कर रही है, क्योंकि पुलिस ग्रेड पे के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई थी और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस ग्रेड पे को लेकर एक अहम बयान दिया था। ग्रेड पे हमारे अधिकार के साथ फिर से सोशल मीडिया पर गुजरात पुलिस 7वें वेतन आयोग के अनुसार छुट्टी देने के संबंध में और आज के बाद जब भी कोई नया वेतन लागू होता है तो उसी वेतन आयोग के अनुसार वेतन अवकाश का भुगतान के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो पैकेज दिया उसमें एफिडेविट का मामला सामने आया, जिसमें कर्मचारी को एफिडेविट करने का प्रावधान रखा है और उस कर्मचारी को ही लाभ मिलेगा, उसने और भविष्य में कोई भी वेतन संबंधित मांग नहीं कर पाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं गुजरात के सूरत शहर में अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर की थीम पर आधारित गणेश पंडाल में दर्शकों की काफी भीड़ जुट रही है। आयोजकों का कहना है कि इसके खंभे और रोशनी की व्यवस्था इस प्रकार की गई है, दर्शकों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि वास्तव में राम मंदिर में ही है। आयोजकों का दावा है कि पंडाल का प्रवेश द्वार अयोध्या के मंदिर के प्रवेश द्वार का प्रतिरूप है। शहर के भारत रोड पर 125 मीटर लंबे और 65 मीटर चौड़े क्षेत्र में फैले इस मनमोहक पंडाल को उन व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है जो यहाँ 25 वर्षों से गणेश चतुर्थी उत्सव में पंडाल में बनाने का काम कर रहे हैं। इस वर्षीय गणेश चतुर्थी उत्सव बुधवार से शुरू हुआ है। मुख्य आयोजक कमल मेवावाला ने बताया, पिछले वर्ष हमारे पंडाल जयपुर शहर की थीम पर आधारित था। इस वर्ष हमने अयोध्या के राम मंदिर की थीम ली है। इस पंडाल के जरिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके प्रयास से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का सभी हिंदुओं का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि यह पंडाल बनने में 60 लाख रुपए की लागत आई है। इससे चंद से जुटाया गया है। मेवावाला ने कहा, पंडाल के भीतर हमने धार्मिक ग्रंथ रामायण में दर्शाए गए भगवान राम के जीवन पर आधारित बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पंडाल में लगाई गई गणपति भगवान की मूर्ति मुंबई से लाई गई है। यह मूर्ति उन कलाकारों ने बनाई है जो मुंबई में लाल बादशाह राजा गणेश की प्रसिद्ध मूर्ति बनाते हैं। उन्होंने कहा, इस पंडाल को बनाने में 2 महीने का समय लगा है। ऑनलाइन उपलब्ध तस्वीरों को देखकर हमने डिजाइन तैयार कराई है और फाइबर और घास की सहायता से खंभों का निर्माण किया है। इस खंभों ने की प्रकार पेंटिंग की गई है कि वे पत्थर से बने मूल मंदिर के समान दिखते हैं। उन्होंने बताया कि पंडाल का प्रवेश द्वार राम मंदिर के प्रवेश द्वार का प्रतिरूप है। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर मेवावाला ने कहा कि पंडाल इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है और इसमें रोजाना 8,000 से 10,000 दर्शक जुट रहे हैं। अमेरिकी सेना द्वारा इंजनों में आग के खतरे के कारण CH-47 हेलीकॉप्टर का उपयोग रोकने के बाद बोइंग इंडिया के शीर्ष एग्जीक्यूटिव ने कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चिनूक हेलीकॉप्टर
बिल्कुल ठीक है और उनमें कोई समस्या नहीं है। बैटिंग इंडिया प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा, अमेरिका में घटनाओं की सूचना के बाद भारतीय वायुसेना ने हमारे इंजीनियरों से संपर्क किया और सूचित किया गया कि भारतीय बलों द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अमेरिकी मीडिया में भारतीय वायुसेना ने बुधवार को अमेरिकी रक्षा निर्माता बोइंग से अमेरिकी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों के पूरे बड़े की ग्राउंडिंग के कारण के बारे में विवरण मांगा था। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना में शामिल चिनूक हेलीकॉप्टर को पूरे बेड़े को यूएस आर्मी ने रोक दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सेना चिनूक ने इंजनों में आग लगाने की घटनाओं को लेकर चिंतित है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के मटेरियल कमांड ने 70 से अधिक हेलीकॉप्टरों का निरीक्षण कर उन्हें बेड़े से बाहर किया है। इन हेलीकॉप्टरों में तकनीकी समस्या होने का संदेह जताया गया है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी रक्षा एवं निर्माता बोइंग से अमेरिकी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों के पूरे बेड़े को बंद करने को कारण के बारे में विवरण मांगा था। भारतीय वायुसेना बोइंग निर्मित 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों के बड़े संचालन करता है, जिन्हें अमेरिका से अधिग्रहित किया गया था और मार्च 2019 में इन्हें सेवा में शामिल किया गया था। अमेरिकी सेना के बेड़े की ग्राउंडिंग के बारे में पूछे जाने पर सरकारी अधिकारियों ने ANI को बताया कि भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का बेड़ा अभी भी चालू है। भारत ने उन कारणों का ब्यौरा मांगा था जिनके कारण इंजन में आग लगने के कारण अमेरिकी सेना के चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर के पूरे बेड़े को बंद कर दिया गया। दिल्ली के बृहस्पतिवार को उदयपुर जा रहा है इंडिगो का एक विमान इंजन में कंपन के बाद वापस उतरा गया। नगर विमान महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विमान लैंड हो गया है। DGCA की घटना की जांच करेगा। बृहस्पतिवार को इस तरह की यह दूसरी घटना है जब कोई विमान तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर लौटा है। बल्क ड्रग फार्मा का प्रोजेक्ट ये पिछले कल केंद्र सरकार ने इसकी क्लियरेंस की, इन प्रिंसिपल इसकी क्लियरेंस की, और जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इसमें हमें केंद्र सरकार से जो इसमें खासतौर से जो हमको मदद मिलेगी वो 1000 करोड़ रुपए की मदद इसमें हमको केंद्र सरकार की ओर से इसमें मिलेगी। जब ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट हमारा बनकर के तैयार होगा तो इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो आने की संभावना है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी और 20,000 डायरेक्ट लगभग, और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाएं इसमें उपलब्ध होंगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई और CT रविकुमार की पीठ यह सुनवाई करेगी। विद सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कश्मीर में 1990 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों के नरसंहार और अत्याचार की जांच के लिए EIT के गठन की मांग की है। कश्मीर में हुए हिंदुओं के उत्पीड़न और विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें विस्थापितों के पुनर्वास की भी मांग की गई है। NGO विद सिटीजन्स ने अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से याचिका दाखिल कराई है। इसमें उन्होंने केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार से 90 के दशक में केंद्र शासित प्रदेश में हुए नरसंहार के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदू और सिखों की जनगणना करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसमें कहा गया है कि एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए और साल
1989 से 2003 तक जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिखों के नरसंहार में शामिल और उनकी सहायता करने वाले और उकसाने वाले अपराधियों की पहचान की जाए। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश लिया जाए। इसमें हाल ही के महीनों में कश्मीरी घाटी में मारे गए कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच की भी मांग की है। याचिका में आरोप लगा है कि 1990 के बाद जो लोग अपनी अचल संपत्तियों को छोड़कर कश्मीर से चले गए हैं, वे भारत के अन्य हिस्सों में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं। उन लोगों की पहचान कर उनका पुनर्वास किया जाए। उससे पहले साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में 1989 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच की मांग वाली पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शुरू में कहा कि चिट्ठी लिखने से पहले और चिट्ठी लिखने के बाद मैं 6 दिन से सुना कि जिस पार्टी को अपने खून से, लिटरेरी खून, पसीना, ये खून पसीना तो मुहावरा है, लेकिन लिटरेरी खून देकर हमने पार्टी भेजी है। ये जो आज है, ये तो फालतू कहां से कौन से आया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाले आज हमारा मुकाबला करते हैं टीवी। उनको अपने घर का पता नहीं और हमारे क्वेश्चन करते हैं। अब वो उनमें से 90% पैदा ही नहीं हुए थे, वो हमें क्वेश्चन करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस में ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिनको हमारी हिस्ट्री तो करंट हिस्ट्री है, नेहरू, गांधी, मुगल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री और तिलक से लेकर आज तक मालूम है, उनको तो हमारे बारे में ही मालूम नहीं है ये कौन है। तो लोग भेजते हैं क्योंकि सीनियर आदमी को मिलता नहीं, सीनियर आदमियों के पाँव पकड़ते हैं बोलो खिलाफ, वो कहते हैं हम क्यों बोले, हम इनकी हिस्ट्री जानते हैं, फिर कहीं से पकड़ के लगाते हैं आप। बात करते हैं हैदराबाद नारकोटिक इंफॉर्मेटिव विंग ने डार्क वेब के माध्यम से संचालित होने वाले ड्रग तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस ने डार्क वेब किंगपिन के रूप में से वर्णित किया है। और 6 अन्य जो कथित तौर पर हैदराबाद से ड्रग पैडलर है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। शिवानंद सीपी हैदराबाद ने ANI को बताया 45 लाख रुपए की क्रिप्टो लेन देन से जुड़े एक अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद 6 ड्रग पैडलर पकड़े गए हैं। आरोपी डार्क वेब पर ड्रग्स बेच रहे थे और ड्रग्स की डोर डिलीवरी की सुविधा के लिए क्रिप्टो करेंसी और हिडन ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपी की पहचान नरेंद्र आर्य उर्फे होली स्टाफ और फरहान मोहम्मद अंसारी उर्फ टर्मिनेटर के रूप में की गई है।